गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। विक्रांत, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। और नोएडा, आज नोएडा कनेक्ट नहीं हुआ है। सर आज नोएडा सेंटर बंद है। क्यों? सर वहाँ कोई रिपेयरिंग का काम हो रहा है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम हो रहा है, रिपेयरिंग का। अच्छा, तो बच्चों को क्लास का आइडिया है? उनके पास लिंक गया हुआ है? यस सर। अच्छा, तो नोएडा से 4 बच्चे तो रहते ही हैं मेरे ख्याल से। तुम्हारे अलावा 3 और रहते हैं शायद। ज्वाइन करेंगे 2 मिनट में। आज तो मजे आ गए उनके। निहारिका, कैमरा ऑन कर लो बेटा। और कौन था? निहारिका हो गई। एक और बच्ची थी कि 2-3 बच्चे और थे? कोमलप्रीत कौर। कोमल थी, हाँ। और भी थे 1-2। आई वर्मा। आगरा पूरा हो गया? आगरा भी कम लग रहा है, साहिल भाग गया लग रहा है। नहीं आया ना? उसको तो बारिश की अगर महक भी आ जाती होगी तो रुक जाता होगा। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, ऐसे बस छुट्टी हो गई। और आज एक बच्चा नया लग रहा है, वो माही के उधर राइट साइड में बैठा हुआ है। नहीं, वो लेफ्ट साइड में। तुम पुराने हो बेटा? हाँ सर, ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया बेटा? जुलाई में। अच्छा, मतलब तुम क्लास कर रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो चलो, जिसको आना होगा वो ज्वाइन करना होगा कर लेगा बाद में। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था हम लोगों ने? CRO 5। अरे नहीं, अब वो भी दिया था ना एक 61। तो लिखता ही नहीं पूरा। हाँ, जिसका एन फैक्टर 61 आया था, वो वाला एग्जाम्पल लिया था ना? वो कर लिया था FECN6 वाला। घर में भी एक बार देख लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल पर आने जा रहे हैं जिस पर जेई में कम से कम 3 या 4 बार सवाल बना है और बहुत रिसेंटली बना है। आप तुम्हें ये बताना है कि Fe.93O, ये एक सवाल ले लेते हैं। Fe.93O अगर मान लीजिए Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा हो तो n फैक्टर क्या होगा? ये सवाल तुम्हें हो सकता है ये सवाल अजीब सा लगे। हो सकता है इस सवाल में जो भी अजीब है अगर उसको भूल जाए, मैं इसमें क्या अजीब है वो भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए इसमें जो अजीब है उसको भूल जाते हैं तो भी सवाल का आंसर निकाला जा सकता है बिना दिमाग लगाए। जैसे करते हैं वैसे ही कर लो बस। अब कैसे करते हैं ये तो पता होना चाहिए ना। तो तुम्हें खुद सोचना है कि सर जैसे करते थे हम वैसे ही कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम सब समझ रहे होगे कि अगर ये कन्वर्जन दे रखा है तो जो भी चेंज आएगा वो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैं डिटेल में जाऊं तो भी समझाता हूं तुम्हें, और नहीं तो सीधे सीधे आंसर निकालता हूं यार। सीधे सीधे आंसर क्या है? सर यहां आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आप बात खत्म करिए। मुझे एन फैक्टर चाहिए ना, और एन फैक्टर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल आएगा। मुझे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नहीं। मुझे आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, मैं उसका चेंज देखकर एन फैक्टर निकाल लूंगा। मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नया नहीं करूंगा मैं। कैसे? Fe.93O में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जरा अपने आप अकल लगाना। 0.93x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/0.93। बताओ मेरी बात सही है कि नहीं? यस सर। अगर मैं आयरन के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेता हूं, ठीक, लेकिन अब तुम कहोगे सर ये क्या बदतमीजी है, सर क्या आ रहा है ये कौन सी आयरन होती है? आयरन या तो 2 होती है या आयरन 3 होती है, ये कौन सी आयरन होती है? अरे एवरेज है यार, एवरेज तो कुछ भी हो सकता है ना। मेरी बात समझे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? एवरेज तो कुछ भी हो सकता है, और मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि एवरेज से ही एन फैक्टर निकलेगा। हमें एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट तो तब दिक्कत करती है जब वो पूछता है। एन फैक्टर निकालते वक्त मेरा काम एक्स से चल जाएगा, मैं एक्स से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, और अब मुझे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल गया। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 2/0.93। ये आयरन 2/0.93 में है, और यहां आयरन कितने में है? +3 में। अब बताओ एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? 2/0.93 से 3 का चेंज, कितने का चेंज माइनस करके देख लेते हैं, कितने का चेंज आएगा? 3 - 2/0.93। कितना आया ये चेंज? 0.93 into 3, 3 3s are 9.79, so this will be 0.79 upon 0.93। जरा समझ
2 से 2 बाय 0.93 से 3, 0.79 बाय 0.93 का चेंज एक की वजह से, याद है ऐसे ही करते थे। और हैं कितने आयरन? 0.93, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.93 से, दिस इज 0.79, सो n फैक्टर इज 0.79, बात खत्म। मैंने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया कि सर आप कर क्या रहे हो, कौन सा आयरन है, ये कैसा आयरन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बाय 0.93 है, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे अगर एन फैक्टर निकालना है तो मेरा काम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से चल जाएगा, मुझे इनकी एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता करने की जरूरत नहीं, बात खत्म। मुझे ये चीज समझ में आती है कि मुझे कुछ पता हो या ना पता हो, ये कौन से नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये चेंज दे रखा है तो आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बाय 0.93 निकल के आएगी, और 2 बाय 0.93 से 3 का चेंज 0.79 बाय 93 होगा एक की वजह से। और सिंस आयरन इज 0.93, सो मल्टीप्लाई करके 0.93 से आप 0.79 इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो चलिए जुगाड़ हो गया, काम तो हो गया, इसके अलावा तो कुछ इसमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें एक बात और कर ही लेते हैं कि भाई जब बात हुई है तो इस बात को पूरा ही खत्म करते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, इसको बर्थलॉइड भी कहा जाता है। दिस इज अ बर्थलॉइड। बर्थलॉइड मींस एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कैटायन की या मेटल की एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती। तो ये बताओ ये बना कैसे यार, क्योंकि मुझे डाउट क्या है कि अगर आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई ऑक्साइड होता है उसे FeO कहते हैं, और अगर आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई ऑक्साइड होता है तो उसे Fe2O3 कहते हैं। ये कौन सा ऑक्साइड है यार, क्योंकि ना आयरन का 2 है ना ये आयरन का 3 है, ये तो कोई अजीब सा ही ऑक्साइड है। ये अजीब सा ऑक्साइड एक डिफेक्ट है, ये सॉलिड्स के अंदर पाए जाने वाला एक डिफेक्ट है जिसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है, बर्थलॉइड भी कहा जाता है। ये जो कंपाउंड है ये ऐसे बना होगा, ये रहा होगा मेरे पास, मान लीजिए FeO। FeO कैसा रहा होगा? FeO रहा होगा जिसमें आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, ये FeO आयरन हमारा, सारा आयरन हमारा +2 में, सारा आयरन हमारा +2 में। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, ये जितना भी FeO है ये सारा आयरन हमारा +2 में है, सारा आयरन हमारा +2 में है, और साथ में जो ऑक्साइड आयंस है वो क्या है? ऑक्साइड आयंस हमारे -2 है, तो हमने ऑक्साइड आयन ले लिए O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, यानी जितने एनायन उतने कैटायन, न्यूट्रल आदमी है, बहुत बढ़िया। O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, ये ठीक। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि यार ये FeO है, बहुत बढ़िया FeO है, आयरन का 2, आयरन का ऑक्सीजन का 2 मिलकर कौन सा कंपाउंड बनेगा? आयरन का एक ऐसा ऑक्साइड जिसको आप FeO कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अब इसमें डिफेक्ट क्या? डिफेक्ट ये है कि ये पॉसिबल है कि आयरन के +3 वाले 3 +2 वाले 3 Fe बाहर निकल जाए। अब आप ये बताइए, अगर मैं 3 Fe+2 को बाहर निकालता हूं तो चार्ज में कितनी कमी आ जाएगी? +6 की। अगर Fe2 वाले 3 आयरन के कैटायंस में बाहर फेंक दूं तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में 6 पॉजिटिव चार्ज की कमी आएगी। उस 6 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर मैं बाहर से 2 Fe+3 अंदर डाल दूं, जरा समझना बात को, 2 Fe+3 को अंदर डाल दूं, अब बताइए चार्ज न्यूट्रल हो गया कि नहीं? भाई आपने +6 को बाहर निकाला, +6, दिस इज +6 ना, +6 को अंदर कर दिया, नाउ द चार्ज इज न्यूट्रल। लेकिन सर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आयरन के नंबर कम हो गए। समझिए, 3 निकले, 2 अंदर आए, चार्ज तो मेंटेन हो गया लेकिन आयरन कम हो गया। ये देखिए सर, आयरन कम हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा, ये देखिए। ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है, यानी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें कैटायन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक छोटी वाली एक ज्यादा वाली, और छोटी और ज्यादा वाली दोनों के एग्जिस्टेंस की वजह से हमारा जो है रेशो एनायन के साथ वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कंपाउंड आपको दिया गया था, इस कंपाउंड के अंदर आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक +2 और एक +3। ये कंफर्म है कि जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में वो +3 वाला नहीं होगा, क्योंकि +3 वाला तो ऑलरेडी +3 में चला गया। यानी चेंज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा वो +3 से +3 में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर +2 से +3 में होगा। बताओ ये बात समझ में आई? यानी ये जितना भी आपने ये चेंज दिखाया है, दिस चेंजेस फ्रॉम व्हाट? दिस चेंजेस, वो जो आयरन का +2 वाला है वो +2 वाला +3 में गया होगा, ये हमारा चेंज। अब अगर मान लो इस सवाल को हम दूसरे तरीके से करना चाहें, वो क्या तरीका होगा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस बर्थलॉइड के अंदर आयरन का +2 वाले कितने, तो मैं सीधे सीधे इसका एन फैक्टर निकाल सकता हूं। देखिए अब वो कैसे करता हूं, ये बताओ। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि आयरन के जो +2 वाले हैं वो X, तो जो आयरन के +3 वाले होंगे वो कितने होंगे? 0.93 - X, क्योंकि टोटल तो 0.93 है।
यानी +3 वाले 0.93 माइनस एक्स हो गए। अब बताइए कैटायनिक चार्ज टोटल कितना हो गया? कैटायनिक चार्ज हो गया 2x, यानी +2 वाले अगर x है तो +2 वाला चार्ज हो गया 2x, और 3 वाला चार्ज कितना हो गया? 3 इंटू 0.93 माइनस एक्स। दिस इज द टोटल कैटायनिक चार्ज। +2 वाले x तो 2 इंटू एक्स, +3 वाले इतने तो 3 इंटू दिस। ये टोटल कैटायनिक चार्ज है, एंड टोटल कैटायनिक चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज कितना है? 2। देखो माइनस मत लगाना, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस कभी बराबर नहीं हो सकते। कैटायन का चार्ज एनायन का चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो सकता है, साइन के साथ कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन पर जो -2 चार्ज है, मैंने उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ले लिया। नाउ दिस इज कैटायनिक चार्ज, दिस इज एनायनिक चार्ज, एंड द बर्थोलाइड इज न्यूट्रल, सो अल्टीमेटली इससे x सॉल्व किया जा सकता है। और आप x सॉल्व करके देखिए, ये 0.79 आएगा। क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि आयरन के जो +2 वाले हैं, किसको माना था x तुमने? ये, यानी आयरन के जो +2 वाले हैं वो कितने हैं? 0.79। अब बताइए, ये जो सवाल आपको दिया गया था, मैं इस सवाल को चेंज करता हूं। आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चेंज हो रहा है, और +2 वाले हैं कितने? 0.79। अब बताइए इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? कैसे करते थे आप? 2 से 3, 1 का चेंज 1 की वजह से, और है कितने? तो फिर एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 0.79। अरे सर ये तो पहले भी निकला है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? ये तो पहले भी निकाल चुके। लेकिन ठीक है, पहले भी निकाला था, लेकिन कम से कम इस मेथड इस तरह से करने से एक चीज का आइडिया लग गया कि ये एक ऐसा बर्थोलॉइड है जिसमें आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक +2 वाली, +3 वाली। +2 वाली कितनी है और +3 वाली कितनी है, ये निकालने के लिए आपको चार्ज न्यूट्रलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, और वो चार्ज न्यूट्रलिटी बिल्कुल आसान है। +2 वालों को x मान लो, +3 वाले 0.93 माइनस x हो जाएंगे, तो कैटायनिक चार्ज 2x + 3 टाइम्स ऑफ दिस आएगा, और एनायनिक चार्ज वो 2 के बराबर आएगा। दोनों को आपस में इक्वेट करके मस्त x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कितना +2 वाला है और कितना +3 वाला। समझ पाए? सर एक बार और एक्सप्लेन कर। हैं, क्या कह रहे हो बेटा? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, वहां पे समझ नहीं आया। एक बार और बताएं। यस सर। कहां कहां से डाउट हो रहा है बताओ? सर एफपी ऊपर में 0.9 एन फैक्टर 0.79 हाँ, 0.79 एन फैक्टर आ रहा है ना, क्योंकि एक तो तरीका, ये जो पहला वाला तरीका है वो समझ में आ गया था कि आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली 2/0.93। यस सर। क्योंकि आपने आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लिया, तो ये हो जाएगा 0.93x -2, जैसे निकालते हो x वाले मेथड से, उस इक्वल टू 0, उससे x की वैल्यू आ गई 2/0.93। आपने 2/0.93 यहां रखा आयरन का, और +3 वहां रखा। तो कैसे करते थे? 2/0.93 से 3 कितने का चेंज? 0.7/0.93, 1 की वजह से, और है कितने? 0.93, तो आपने 0.93 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 0.79 एन फैक्टर मिल गया। ठीक। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि इस बर्थोलाइड के अंदर आयरन +2 कितने हैं, ये आयरन +2 मैंने निकाल लिए पहले। आयरन +2 कितने होंगे ये निकालने का तरीका क्या है कि इस बर्थोलाइड में आयरन +2 भी एग्जिस्ट करता है, इसमें +3 भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि +2 वाले x हैं, तो जो +3 वाले होंगे वो टोटल -x होंगे, दैट इज 0.93 - x। अब ये तो कंफर्म है, ये कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जितना भी कैटायनिक चार्ज है वो एनायनिक चार्ज के बराबर होना चाहिए। ये मेरा कैटायनिक चार्ज हो गया। 2 वाले कितना चार्ज हो गया? अगर +2 वाले x है तो पॉजिटिव 2 वाला चार्ज कितना हुआ? 2x। और 3 वाले अगर 0.93 - x है तो पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 3 टाइम्स 0.93 - x। ये हमारा टोटल कैटायनिक चार्ज, और ये मेरा टोटल एनायनिक चार्ज। इन दोनों को आपस में इक्वेट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको ये पता चल जाएगा कि +2 वाले आपके 0.79। अब अगर +2 वाले 0.79 है तो साफ समझ में आता है कि ये जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 की ही हो रही होगी, क्योंकि जो +3 वाले हैं वो तो +3 में रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो +2 की वजह से हो रहा है। तो +2 वाले आपको पता चल गए 0.79। तो अब आप आंसर कैसे निकालेंगे? 2 से 3, 1 का चेंज 1 की वजह से, और आयरन है कितने? 2 वाले 0.79, तो आपने 0.79 से मल्टीप्लाई कर दिया, एन फैक्टर 0.79 आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास 2 तरीके हैं कि आप कुछ मत सोचिए, जैसे करते थे वैसे कर लीजिए। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट x वाले मेथड से निकालिए, चेंज देकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। और नहीं तो ये चीज भी याद रखिए कि बर्थोलॉइड्स के अंदर 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव, मतलब एक छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। छोटी और बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कितने आदमी हैं ये निकालने का तरीका ये चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन होता।
और आईआईटी के पेपर में ये सवाल 2-3 बार पूछ चुका है कि भाई ये बताइए +2 और +3 का रेशो क्या है, +2 की परसेंटेज कितनी है। इस तरह के तमाम बार सवाल बन चुके हैं। अब सोचो अगर वो पूछता है कि इस बर्थलॉइड के अंदर +2 की परसेंटेज क्या है, कैसे निकालोगे? +2 वाले हैं कितने? 0.79, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? 0.79 अपॉन 0.93 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गई। कुछ भी कर सकते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली +2 और +3 वाले कैसे कितने निकाले गए। उसके लिए बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, आपको ये चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन का याद ध्यान रखना। जैसे ही आप ये चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन बनाएंगे, आपको फौरन के फौरन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आई? देखो भाई, +2 वाले जो हैं आपके एक्स है, ठीक? तो अगर एक आयरन पे +2 का चार्ज है और तो एक्स आयरन पर +2 इंटू एक्स का चार्ज होगा। अच्छा, +3 वाले कितने हैं? 0.93 माइनस एक्स। तो अगर एक आयरन पे +3 का चार्ज है तो इतने आयरन पर 3 इंटू दिस हो गया, यानी एक पर इतना है तो एक्स तुमने कितने माने थे ये? अब एक आयरन पे +3 है तो 0.93 माइनस एक्स पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.93 माइनस एक्स। तो ये आपका टोटल कैटायनिक चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इतना है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज निकालते हैं। सारे पॉजिटिव जोड़ दिए हमने, +2 वाले भी जोड़ दिए, +3 वाले। अब ये सारा पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कितना है हमारा ऑक्सीजन पर? 2, तो हमने 2 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि है तो न्यूट्रल ना, कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो कैटायन एनायन का चार्ज बराबर होना चाहिए। तो मैंने +2 +3 वाले जोड़कर टोटल कैटायनिक चार्ज निकाला और उसको टोटल एनायनिक चार्ज से इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते ही एक्स की वैल्यू आ गई। निहारिका समझ में आया बेटा? यस सर। मणिपुर नहीं, मैनपुरी? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। राजीव? यस सर। शौर्य ठीक है बेटा? यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये भी एक तरीका है, ये भी एक सवाल बन सकता है एन फैक्टर कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो कभी भी तुम्हें कोई बर्थलॉइड नजर आए तो आपका तरीका क्या है कि अगर आपको लगता है कि टेंशन नहीं लेनी है तो आप खड़ाखट एक्स मान के एवरेज वाला निकालिए आंसर, जैसे आप करते वैसे कर दिए, दिमागी मत लगाइए। ये सब मत सोचिएगा कि सर ये 2/0.93 क्या बला होती है, बस जो होती है वो होती है, बिकॉज दिस इज एवरेज। और हमारा एन फैक्टर हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से ही निकलता है, इसलिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो बर्थलॉइड को, तो ये और समझ लीजिए कि बर्थलॉइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कैटायंस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं और उन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालने के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन लिखी जाती है। बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना तुमने किया है तो एक चीज और करते हैं, उसको भी छोड़ना समझदारी नहीं है, वो भी लिख लेते हैं। एन फैक्टर कैलकुलेशंस in disproportionation reaction. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का एन फैक्टर कैलकुलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस लेवल पर भी डिस्कस किया जाता है और एक आध सवाल तो पूछे भी गए। तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मेरे ख्याल से ये तो शायद सबको आइडिया है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते किसको है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही आदमी खुद ही उछलता है, खुद ही गिरता है, मतलब खुद ही ऑक्सीडाइज होता है, खुद ही रिड्यूस करता है। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद ही रिड्यूस भी कर रहा है, ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक, वो कह रहा फिर ऐसे में एन फैक्टर कैसे निकालें? तो कहोगे नहीं सर ये तो तीसरी कैटेगरी का थर्ड सब कैटेगरी भी था कि खुद ही उछल रहा है, खुद ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। उसमें अलग था यार, उसमें एक आदमी इलेक्ट्रॉन देता था और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा आदमी लेता था, वही नहीं होता था। यानी एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एटम रिड्यूस भी कर रहा है, ऐसा नहीं था। ये एक यूनिक एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ अगर इस बात को समझूंगा तो ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज करती तो वो पानी और O2 में ब्रेक करती। And this is the disproportionation of hydrogen peroxide. Why? Because in H2O2, the oxidation state of oxygen is -1 because this is peroxide. And in H2O, it will be -2 and in O2 is will be 0. यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की वो -2 में भी जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, और -2 वाली 0 में भी जा रही है, दैट मींस दिस इज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी कर रही है, H2O2 ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और H2O2 रिड्यूस भी कर रहा है। सो दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसे एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और ऐसे में इस H2O2 का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए ये सीखना है।
अब देखो दिक्कत क्या है कि अगर आप सिर्फ ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एन फैक्टर तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब आदमी सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एन फैक्टर निकल आता है। लेकिन फिर दिक्कत क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, तो ऐसे में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, तो ऐसे इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इसको तो सब लोग ध्यान रखेंगे कि मेरे पास वैसे दो तरीके हैं, एक सीधा तरीका भी तुम्हें बताऊंगा और नहीं तो जो किताबी और टेक्निकल तरीका वो तो हमें पता होना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले एक सीधा तरीका टेक्निकल तरीके की बात कर रहे हैं पूरा डिटेल में, कि जब कभी भी तुम्हें लगे कि एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, या एक एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है और एक ऐसा भी कंपाउंड बन रहा है जिसमें उसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं भी हो रही है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी कर रहा है और एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रिटेन भी है, ऐसे में एन फैक्टर निकालते वक्त आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी मुझे सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पर मोल H2O2 कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, एंड दैट विल बी द एन फैक्टर। मैं बताता हूं क्या मतलब हुआ इस बात का। सबसे पहले बताओ, H2O2 ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिडक्शन हाफ लिखते हैं। अगर आप रिडक्शन हाफ की बात करें तो जो रिडक्शन हाफ तैयार होगा वो क्या होगा, जो हमारा O2 है -1 वाला वो रिड्यूस होके O-2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिखता हूं। जो ऑक्सीडेशन हाफ होगा वो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन हाफ होगा उसमें जो हमारा O2 -1 है वो ऑक्सीडाइज होकर O2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं जरा समझना। सबसे पहले जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसी को बैलेंस कर लो। यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन, यहां 2 है, नीचे भी बैलेंस कर लेते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, बैलेंस हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करिए, -1 से अगर आप -2 में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, 1 ऑक्सीजन की वजह से, और क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन खाए। बताओ ठीक है यहां तक? यानी ऊपर जो रिडक्शन हाफ है उसमें O2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर O2 2- में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। नीचे आते हैं, नीचे ये -1 से 0 में जा रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइज कर रहा है, पक्का ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कर लोगे अपने आप, समझ में आई बात? -1 से 0, 1 का चेंज 2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो अल्टीमेटली इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों O2 मिलके क्या बन जाएंगे, 2O2 -1 वाला, आगे ये आएगा, आप ये आएगा ऊपर वाला 2O-2 वाला प्लस O2, ये आपकी रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। ये जो पहला वाला आदमी है ये कौन है हमारा, H2O2। दूसरा वाला आदमी हमारा कौन है, पानी, और तीसरा वाला आदमी हमारा तो O2। ये मेरी बैलेंस इक्वेशन तैयार हो गई। तुम कहोगे सर इतनी मेहनत करी आपने बैलेंस करने में, वो तो यहीं से बैलेंस हो जाती, यहां पर इतना ड्रामा क्यों करते? क्योंकि यहां पर मुझे क्या पता चला बैलेंस करने के बाद कि 2 मोल H2O2 के एक्चुअली 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। ये देखिए, नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद तैयार हो रहा है, 2 उधर है 2 उधर है, तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं वही हमारा नेट ट्रांसफर माना जाएगा। यानी 2 मोल H2O2 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पर मोल H2O2 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। सो एन फैक्टर ऑफ H2O2 इन दिस रिएक्शन विल बी, इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी 1। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि H2O2 2 है, एक H2O2 ऐसी है जो OA की तरह बिहेव कर रही है और एक H2O2 ऐसी है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है। जो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर रही है, और जो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर रही है। समझो, यानी ओवरऑल लेकिन एन फैक्टर H2O2 का इन दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज 1। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि उस H2O2 का एन फैक्टर बताइए जो इस आदमी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली H2O2 है, तो उसका एन फैक्टर होगा, यहां से देखकर देख लीजिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली H2O2 है वो होगी जो खुद रिड्यूस हो रही होगी, और 1 मोल H2O2 2 मोल इलेक्ट्रॉन खा रही है, तो वो H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है उसका एन फैक्टर 2, और जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है उसका एन फैक्टर भी 2 आएगा, लेकिन ओवरऑल एन फैक्टर तो 1 निकल के आएगा। सब लोग इसको समझने की कोशिश करना। मैं अभी और एक आध एग्जांपल लेता हूं, बट इस बात को सब लोग समझेंगे कि अगर आपको ये दिखाई देता है कि ये आदमी हमारा डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, तो अगर वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो आपका तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ लिखिए, उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करिए। बैलेंस करने के बाद आप ये चेक करिए कि पर मोल वो सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकाले जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो यहां 10 होता और ऊपर 2 है, तो आप ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो जो कैंसिल वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 होंगे। तो इसका मतलब पर मोल आदमी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है उससे आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 3 सवाल बन गए। पहला, H2O2 का ओवरऑल एन फैक्टर क्या है, वो भी हमें पता है। उस H2O2 का एन फैक्टर क्या है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, बिल्कुल आसान है, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही होगी, ये देखिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है 1 मोल से
2 मोल, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है उसका एन फैक्टर 2, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है उसका एन फैक्टर भी 2, लेकिन ओवरऑल एन फैक्टर तो 1। कुछ समझ में आई बात? मैं इसका एक छोटा तरीका भी निकालता हूं। छोटा तरीका क्या है? जो ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट होगा ना ई नेट H2O2 का, वो इंडिविजुअल इक्विवेलेंट वेट्स के सम के बराबर होगा। बस बात खत्म। अब आप कर लीजिए ये सवाल आसानी से। कैसे सर? जो ई नेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 अपॉन नेट एन फैक्टर के बराबर होगा। याद है, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर फर्स्ट रिएक्शन का प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन फैक्टर ऑफ सेकंड रिएक्शन का। और ये सारी दुनिया जानती है कि फर्स्ट रिएक्शन का मतलब जो रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताइए, जब रिडक्शन हो रहा है तो कितना एन फैक्टर होगा H2O2 का? -1 से -2, 1 का चेंज, 1 की वजह से 2 ऑक्सीजन है तो 2 का चेंज, ये आ गया एन फैक्टर प्लस। और इसी तरह से दूसरे वाले केस में भी एन फैक्टर। अब आप देख लीजिए, m m m कैंसिल हो जाएगा और n नेट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1। याद, अगर आप इतना ड्रामा नहीं करना चाहते तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट, ओवरऑल एन फैक्टर कर सकते हैं। मैं भी एक और एग्जांपल लेता हूं, इनफैक्ट और भी एग्जांपल लेता हूं ताकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये अच्छे और एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। हमें समझ में आना चाहिए कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशंस कैसे की जाती। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है और ये चेक करना पड़ता है कि पर मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। दैट विल बी द ओवरऑल एन फैक्टर। प्लस 2 और सवाल बन सकते हैं कि उस आदमी का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एन फैक्टर क्या है या उस आदमी का एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एन फैक्टर क्या है। वो भी आप इन दोनों हाफ्स को देखकर चेक कर सकते हैं। मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूं। ये नोट कर लिया भाई माही? यस सर। समझ में आया ये? यस सर। मतलब ये मेरा एक मतलब ऐसे बोल देते हैं कि मेथड, दूसरा मेथड है, ऐसे मान लो दिस इज मेथड 2। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानो कि क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सबसे पहले चेक करो क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन है। Br2 gives Br minus BrO3 है, क्योंकि दिखाई दे रहा है सर यहां ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां -1 और यहां +5 है। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। तो सर डिसप्रोपोर्शनेशन है, इसका मतलब ये हुआ सर मेरे पास ब्रोमीन जो है ना वो ये, इस ब्रोमीन का एक हिस्सा तो Ra है और एक हिस्सा OA है। बताओ ठीक कह रहा हूं मैं? यानी ये जो टोटल ब्रोमीन है इसमें से कुछ ब्रोमीन दूसरी वाली ब्रोमीन को रिड्यूस कर रही है और दूसरी वाली पहले वाले को ऑक्सीडाइज कर रही है। अंदर ही अंदर खेल चल रहा है। दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन। अब 3 सवाल कौन कौन से बनेंगे? एक तो ओवरऑल ब्रोमीन का फैक्टर बताइए, और एक उस ब्रोमीन का फैक्टर बताइए जो Ra है, एक उस ब्रोमीन का फैक्टर बताइए जो OA है, और एक आप ओवरऑल फैक्टर बताइए। ये 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तरीका क्या है? तरीका यही है कि सर आप इस रिएक्शन को तमीज से बैलेंस कर लीजिए, काम चल जाएगा। तो चलिए एक बार तमीज से बैलेंस कर लेते हैं। पहले आप रिडक्शन हाफ लिख दीजिए या जो भी दिल करे, और रिडक्शन हाफ लिख दीजिए और साथ में एक ऑक्सीडेशन हाफ लिख दीजिए। ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। फिर क्या करेंगे? जिस एटम के साथ बदतमीजी हो रही है उसको बैलेंस कर लीजिए। यहां 2 लग गया, यहां 2 लग गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक कर लेते हैं। 0 से -1, 1 का चेंज, 1 की वजह से 2 ब्रोमीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। इसने 2 खा लिए, इधर आते हैं। 0 से +5, 5 का चेंज, 2 की वजह से 10 का चेंज, 10 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। यहां 10 कर देते हैं। अब क्या करें? जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। कैसे? ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ब्रोमीन ये और 1 ब्रोमीन ये मिलकर 6 Br प्लस 5 और 2 10 Br माइनस प्लस 2 BrO3 माइनस। दिख रहा है भाई बैलेंस? ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई।
कितने मोल ब्रोमीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं जरा बताओ। सिक्स मोल 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 6 मोल ब्रोमीन के, और उन इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। 5 इंटू 2 ये भी 10 हो गए और ये भी 10, यानी कैंसिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने 10, यानी 6 मोल्स ब्रोमीन के 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फिर अगर 1 मोल ब्रोमीन का लोगे तो 10/6 दैट इज 5/3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। सो द एन फैक्टर ऑफ दिस ओवरऑल ब्रोमीन इज 5/3। इस रिएक्शन में ओवरऑल एन फैक्टर ब्रोमीन का 5/3। अच्छा ये बताइए उस ब्रोमीन का एन फैक्टर क्या है जो रिड्यूसिंग एजेंट है? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या हो रही होगी? ऑक्सीडाइज। कौन सी है जो ऑक्सीडाइज हो रही है, नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली। नीचे वाली। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक की वजह से? 10 का। यानी उस ब्रोमीन का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बोला था मैंने, जो भी है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका एन फैक्टर 10, वो क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। और जो दूसरी वाली ब्रोमीन है उसका एन फैक्टर 2। देख लीजिए ओवरऑल, लेकिन 5/3 ओवरऑल 5/3। अच्छा इसका और दूसरा जुगाड़ क्या था सर? जुगाड़ लगा लेते हैं, इतनी मेहनत क्या करनी है। ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और ई नेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन नेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन E1 जिसको 10 ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन E2 दैट इज 2, m कैंसिल हो जाएगा और एन नेट की वैल्यू 5/3 निकल। समझ में आया ये? यस सर। ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा टफ है, तो हमें लेकिन आइडिया होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने का तरीका। तो ये तो है ही एक जुगाड़, तो ठीक है एक जुगाड़। अदरवाइज लेकिन एक चीज और भी है जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो क्या है कि सर करने का तरीका एक ही है कि जब आपको लग गया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो पर मोल ब्रोमीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ये चेक कर लीजिए बस। तो पर मोल ब्रोमीन कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा वो निकालने के लिए आपको 2 हाफ बनाने, और 2 हाफ बनाकर रिएक्शन को बैलेंस करके जितने भी मोल आपके बन रहे हैं ये चेक कर लीजिए वो कितने मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो फिर 1 मोल अगर होता तो डिवाइड करके मस्त आप एन फैक्टर चेक कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं। हाँ ये भी बन सकता है कि बताइए इंडिविजुअल एन फैक्टर्स क्या है, उस ब्रोमीन का एन फैक्टर क्या है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस ब्रोमीन का एन फैक्टर क्या है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस हो रही होगी और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही होगी। तो आप उससे भी मिलता जुलता सवाल पूछ सकता है आपसे। और वो ऐसे भी दिख रहा है ना, जो आदमी रिड्यूसिंग, तुम यहां से भी निकाल लो ना, 0 से -1 1 का चेंज, 2 की वजह से 2 का चेंज, यानी जो ब्रोमीन रिड्यूस हो रही है उसका एन फैक्टर 2 और जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसका एन फैक्टर 10। वो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एन फैक्टर निकालने के लिए आपको थोड़ी सी रिएक्शन लिखकर फटाफट बैलेंस करना पड़ेगा और फिर पर मोल ट्रांसफर से आंसर निकालना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus Cl2 plus CrCl3 plus H2। ये रिएक्शन तुम्हें तो इस पूरे रिएक्शन में जो 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में से किसका एन फैक्टर बहुत ऑब्वियस है? इन दोनों में से एक HCl और एक K2, किसका एन फैक्टर बहुत ऑब्वियस है? मतलब इसमें ये तो बहुत सीधा सवाल हो गया, किसका एन फैक्टर ऑब्वियस लगता? बताइए, इतना सोच रहे हैं आप।
HCl के बारे में भी सोचते हो तुम? HCl के बारे में तो बात हो चुकी है ना हमारा कि HCl का एन फैक्टर तो सर 1 ही होता है, इसमें क्या सोचना है तुम्हें? लेकिन मैंने बताया था, लेकिन कम से कम ऑब्वियस अगर बात करते हैं तो सर HCl तो हमेशा ही 1 होता है ना सर, इसमें क्या दिमाग लगाना है? HCl का एन फैक्टर तो 1 ही, लेकिन वो अलग बात है कि सर उसमें ये भी डिस्कशन हुई है हमारी कि एज एन एसिड 1 होता है, हमेशा 1 होता है, ये बात समझ में नहीं आती हमारी। लेकिन जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं वो क्या सोचते हैं, कहते हैं अरे यार इन रिएक्शन में एक आदमी का तो चलो सबको पता है 1 होगा 1 होगा 1 होगा, लेकिन जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि इस बार 1 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस आदमी से ये रिएक्ट कर रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये पक्का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और वो पक्का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो बिहेव कर रहा है वो दिखाई भी दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो शायद क्रोमियम को रिड्यूस भी कर रहा है। आप चेक करिए, यहां क्रोमियम आपका +6 है और यहां क्रोमियम आपका +3। क्रोमियम से +6 को +3 में रिड्यूस करने का काम किसने किया? HCl ने किया। यानी HCl यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका इन फैक्टर आप 1 बोल दे बिना दिमाग लगाए, ये सोच के कि ये एसिड है, तो आपकी बेवकूफी। बताओ यहां तक समझे बात? Yes, sir. तो ये तो क्लियर हो गया कि सर HCl के एन फैक्टर को हम बहुत ऑब्वियस नहीं समझ सकते। मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादा ऑब्वियस एन फैक्टर तो K2Cr2O7 का। क्यों? क्योंकि यहां क्रोमियम सीधे सीधे 3 में जा रहा है, 6 से 3 का चेंज 1 की वजह से 2 क्रोमियम है, तो एन फैक्टर 6। मतलब मुझे तो एकदम साफ समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा ऑब्वियस जो एन फैक्टर है वो क्रोमियम का K2Cr2O7 का है, दैट इज 6। लेकिन जिसको ज्यादातर बच्चे ऑब्वियस समझ रहे थे HCl, एक्चुअली ये सवाल उसी के लिए बना है। आपको बताना है इस रिएक्शन में HCl का एन फैक्टर क्या है, और ये सवाल अब फिर मुश्किल सवाल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचें कि सर HCl का एन फैक्टर 1 होगा और ऑप्शंस मिलेंगे आपको इसका एन फैक्टर 1, और ज्यादातर बच्चे एन फैक्टर 1 टिक करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है HCl का 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो समझदार बच्चा है वो जानता है HCl का 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता अगर HCl एसिड है। लेकिन अगर HCl एसिड के अलावा कुछ और बिहेवियर शो करता है, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे में उसका एन फैक्टर H देख के नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाता है। और तुम जानते हो किसी भी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर कैसे निकालते हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो इस बार भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन सर यहां फिर एक मुसीबत। कैसे? सर देखिए, क्लोरीन गड़बड़ कौन करेगा सर? जनरली क्लोरीन ही गड़बड़ करेगा। हाइड्रोजन तो यहां भी +1 है और हाइड्रोजन तो यहां भी +1 है सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके साथ है सर? क्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि यहां जो क्लोरीन है वो -1। बताओ ठीक है? Yes, sir. लेकिन यहां जो क्लोरीन है सर वो 0 है। हो गई गड़बड़, ऑक्सीडेशन हो रहा है, होगा ही होगा। कौन करेगा? K2Cr2O7। सर ये तो होगा ही होगा, लेकिन एक गड़बड़ और है सर, कुछ ऐसी भी क्लोरीन है जो -1 में बची हुई। ये देखो, बस खिचड़ी बन गई। यानी क्लोरीन के कुछ लोग ऑक्सीडाइज हुए भी और कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट रिटेन भी रही, चेंज नहीं हुई। ऐसे में एन फैक्टर निकालने में फिर बैंड बजने वाली, क्योंकि इस बार फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 मोल HCl ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया। कुछ मेरी बात सब लोगों के समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर कोई ऐसा आदमी होता, जैसे मान लो ऐसा कुछ होता, तुम ये भी कह सकते हो सर इससे पहले तो आपने ये सब बातें नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ ऐसा नहीं होता था कि एक आदमी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी करता हो और रिटेन भी करता हो। इससे पहले जितने भी तुमने एग्जाम्पल लिए उसमें क्या होता था सर? पोटेशियम चेंज नहीं करेगा, क्रोमियम चेंज कर रहा है, लेकिन चेंज कर रहा है और रिटेन भी कर रहा हो। ऐसे एग्जाम्पल आपने ये पहली बार लिया है। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन में एक ऐसा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो या ऐसा कंपाउंड इन्वॉल्व हो जिसके किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो रहा हो और रिटेन भी हो रहा हो, उसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो रहा हो और रिटेन भी हो रहा हो, उसका एन फैक्टर निकालने में आपको बिना बैलेंस के ये काम आप कर ही नहीं सकते। हमने जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक लिए उनमें क्या होता था सर? या तो चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। चेंज भी हो रहा है एक आदमी और चेंज नहीं भी हो रहा है वो आदमी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको इसका एन फैक्टर निकालते वक्त इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करने के बाद ही ये काम करना पड़ेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए फिर वही कहानी जो अभी हम करते थे, 2 हाफ बनाइए, फटाफट आंसर निकालिए। और यहां पर फिर एक अच्छी इंफॉर्मेशन तुम्हें देने के लिए है हमारे पास कि जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे सर? यहां जो K2Cr2O7 है, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज K2Cr2O7 जो जा रहा है क्रोमियम +3 में। सबसे पहले क्या करते थे सर? एटम्स को बैलेंस कर लीजिए, क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। अब आप क्या करते थे सर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक कर लेते हैं। 6 से 3 का चेंज, 2 की वजह से 2 का, 6 का चेंज। ये ठीक है यहां तक? ये आपका हाफ तैयार हो गया। अब आप ऑक्सीडेशन हाफ पे आते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर? क्लोरीन का हो रहा है। चलिए क्लोरीन का लिख देते हैं। Cl- ऑक्सीडाइज होकर किसमें जा रहा है?
Cl2 में जा रहा है। आप क्या करेंगे सर, आप सबसे पहले एटम्स को बैलेंस कर लीजिए। आप क्या करें सर, आप इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक कर लीजिए। ये लीजिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां तक ठीक है? अब क्या करें सर, अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जैसे अब तक करते चले आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करिए। नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 हो जाएंगे, नीचे भी 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 6Cl, ऊपर आएगा Cr2O7। तो नेट इक्वेशन क्या बनेगी? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Cl नेगेटिव गिव्स 2Cr+3 प्लस 3Cl2। ये हमारी नेट इक्वेशन। चलिए थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। व्हाट इज Cr2O7 2 नेगेटिव? दिस इज K2Cr2O7। व्हाट इज Cl नेगेटिव? दिस इज HCl। दिस इज 2CrCl3। दिस इज 3Cl2। बचा क्या क्या? KCl एंड वाटर। सर ये मेरी बैलेंस इक्वेशन। वो कह रहा है तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सी बैलेंस इक्वेशन दिखा रहे हो तुम? क्लोरीन कितने आ रहे हैं? 6, और यहां क्लोरीन 6 तो अकेले इसके पास है सर, 3Cl2। ये भी तो है, ये भी तो है। सर आपकी इक्वेशन ही गलत बैलेंस हुई। हमने कहा गलत बैलेंस हुई है मतलब यही तो मेथड सीखा था बैलेंस करने का, यानी ये मेथड भी गलत है। हाँ, इस मेथड की ये एक लिमिटेशन, समझो बात। यही एक अच्छी इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी थी मुझे कि इस मेथड से जो बैलेंसिंग आ रही है वो उस आदमी की पक्का गलत निकल के आएगी जिस आदमी के अंदर ऐसा एक भी एलिमेंट हो जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी करता हो और रिटेन भी करता हो। उसका बैलेंसिंग पक्का गलत निकल के आएगा। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको सही करना ही पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई मेथड नहीं है इसको बैलेंस करने। बताओ मेरी बात समझे? तो मैंने कहा सर बताइए मेथड भी गलत हो गया, तो अब आप हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, जरा सी अकल लगानी है। तुम ये बताओ K2Cr2O7 की बैलेंसिंग जो यहां 1 आ रही, ये मैंने 1 लिखी है या मेथड के थ्रू 1 निकल के आई? सर आप ही लिखिए। अब हमने थोड़ा ना कुछ किया। ये देखिए रिएक्शन लिखते गए Cr2O7 के आगे 1 है तो यहां भी तो 1 लिखेंगे। ये मेथड से ही तो आया है। हाँ ठीक है, तो अगर ये मेथड से 1 निकल के आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बैलेंसिंग सही है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से HCl की गलत है वैसे इसकी भी गलत हो। चेक करते हैं क्या इसके अंदर ऐसा आदमी है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी कर रही हो और रिटेन भी कर रही हो। मैंने कहा भी चेक कर लेते हैं। पोटेशियम सर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी चेंज ही नहीं करती कभी। ठीक है यहां तक ठीक। क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम यहां +6 और यहां +3। सर इसकी सिर्फ चेंज कर रही है, रिटेन नहीं कर रही। ये ठीक है। और ऑक्सीजन यहां -2 है और यहां भी ऑक्सीजन -2 है। सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ चेंज कर रही है, रिटेन नहीं कर रही है। सर इसके अंदर ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज भी करे और ना भी करे। या तो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों काम किसी एक एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा है। सो दैट मींस दिस बैलेंसिंग इज करेक्ट। बताओ समझे बात को? Yes, sir. And if this balancing is correct, so that means you have 2 potassium atoms. So balanced potassium atom, you have 2 KCl. खत्म हो गया सवाल। अब अगर यहां 2 KCl होगा तो कितने क्लोरीन होंगे? 2 यहां से आएंगे, 6 यहां से आएंगे, 8 और 6 यहां से आएंगे 14, यानी कुल मिला के 14 Cl होने चाहिए। 14 Cl लाने के लिए आपकी बैलेंसिंग 14 HCl की होनी चाहिए। एंड दिस इज वाया हिट एंड ट्रायल। H को बैलेंस करने के लिए यहां पानी 7 लगा दीजिए, ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई। नाउ यू हैव 14 मोल्स ऑफ HCl। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। 6 यहां 6 यहां, ठीक है ना? यानी 14 मोल HCl, 6 मोल का ट्रांसफर। 14 मोल HCl, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो फिर 1 मोल की वजह से 6/14, दैट इज 3/7। सो द n फैक्टर ऑफ HCl इन दिस रिएक्शन इज 3/7। जिसको आप 1 समझ रहे थे वो एक्चुअली 3/7। ये देखो फिर वही 2-3 बातें हैं। एक, क्या इस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं हम? दूसरा, अगर इस लेवल पे नहीं करना चाहते हैं तो चीजें आसान भी लग सकती है। तो 2 चीजें आती हैं कि मतलब समझ लो कि सब कुछ अच्छा लगता रहे। मतलब एक बच्चे की चाहत हमेशा क्या रहती है कि चाहे कोई भी पढ़ाए, कैसा भी पढ़ाए, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, हमें मजा आना चाहिए और सब कुछ सुकून में गुजरना चाहिए। अब उसके 2 तरीके हैं, जिसमें दूसरा तरीका तो शायद ही कोई फॉलो कर सकता है या कोई भी टीचर ये करवा सकता है। पहला ही तरीका जनरली समझ में आता है, वो ये कि मास्टर तुम्हारे सामने आए और हल्का हल्का खेल के चला जाए। बात समझ रहे हो? तो अगर वो हल्का हल्का खेल के चला जाएगा, मान लो हम ये बातें ना करते, उतनी बातें करते जो हमने कल की थी, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को लगा कि नहीं यार ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, समझ में आ रहा है। तो यानी एक गुड फैक्टर जो होता है ना, ठीक बहुत बढ़िया,
तो वो पूरे साल खुश रहता। तो ये भी एक अच्छी बात है पूरे साल, लेकिन फिर वो परेशान हो जाता है बाद में, तो जब एक अच्छे लेवल का एग्जाम देता है तो वहां परेशान हो जाता है। दूसरा कैटेगरी क्या आता है कि तुम्हें परेशान करने का तरीका क्या है कि असलियत दिखाई जाए। तो असलियत में ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत बड़ी असलियत है, तो थोड़ी थोड़ी असलियत ऐसी है जो छुपा ली जाती है तो बच्चा खुश हो जाता है, अगर वो दिखा दी जाए तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अगर ये असलियत नहीं देखोगे तो वाकई में खुशी खुशी से दिन गुजरेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर ये असलियत देखोगे तो तकलीफ तो होगी। अब दो बातें आती हैं, सर ऐसा नहीं हो सकता कि इन असलियत को दिखाया जाए तो भी हमें मजा आ जाए ऐसे? तो ऐसे में ये काम टीचर का होता है जो शायद ही कोई टीचर कर सकता है, कि समझ रहे हो कि इतनी बकवास बातें भी कर रहा है और बच्चों को कह दे अरे वाह बेटा देखा मजा आ गया, कितना लल्लू लल्लू बना दिया। ऐसा नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो बात को? तो ये मुश्किल है, तो ये मुश्किल है, ये जैसा है ये वैसा है, इसमें खेल नहीं खेल सकते हम, बात समझ रहे हो? तो इसमें दो बातें आती हैं कि सर ऐसा है आपके बस का तो है नहीं, ये तो आप मजाक करा नहीं सकते, इसमें मजे हमें आने वाले नहीं। तो एक काम करिए, इसको आप या तो बताना बंद कर दीजिए या फिर छोड़िए बात को। अब तुम ये बताओ, अगर ये चीजें दिखाई जाएंगी तो तकलीफ तो होगी, अगर इस तकलीफ को लेना चाहते हो तो इस तरह से आगे के चैप्टर्स में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ देंगे, अदरवाइज किसी एक लेवल के आगे नहीं जाएंगे, वरना तुम परेशान होते। अब ये बता दो कि चाहते क्या हो, है? क्योंकि नहीं, हम ऐसी तकलीफ की बात नहीं कर रहे कि अरे सर हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सर क्या कर रहे हैं, माथा फोड़ लेंगे ऐसे। ये हर एक दो बातें आती हैं ऐसे। तो अब भाई एक दो बातें यार अगर हम नहीं सीखेंगे, मतलब मेरा तो मानना यही है कि भाई अगर तैयारी हो रही है तो तैयारी कर ली जाए, अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो पूरी तैयारी होनी चाहिए, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। सर एक बार माथा फोड़ लेंगे, मान लीजिए नहीं समझ में आया तो फिर यही मान लेंगे ऐसी तैसी, इसकी भूल जाएंगे, खत्म हो, और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि सर अगर आप दिखाएंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सीख भी सकते हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये वो चीजें नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। और मुझे लगता है एक एडवांस लेवल पर बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इन चार रिएक्शंस में से वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें HCl का इक्विवेलेंट वेट 36.5 नहीं है। तो ज्यादातर लोग बेवकूफ बन जाएंगे, वो यही सोचेंगे साला सवाल ही गलत दे रखा है, ऐसा कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें HCl का इक्विवेलेंट वेट 36.5 न हो? क्योंकि उसको तो ये पता है ना कि HCl का फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, दैट इज 36.5। वो कहेगा कैसा सवाल पूछा है जिसमें 36.5 न हो? तुम याद रखो इस बात को, वो वही रिएक्शन होगी जिसमें HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जिस रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, HCl का फैक्टर 1 से छोटा निकल के आएगा पक्का, और उसका इक्विवेलेंट वेट 36.5 से बड़ा निकल के आएगा पक्का, क्योंकि एन फैक्टर डिनोमिनेटर में होता है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि जिस रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, उस रिएक्शन में उसका फैक्टर 1 से छोटा आएगा ही आएगा, और उसका इक्विवेलेंट वेट 36.5 से बड़ा आएगा ही आएगा। इस सवाल में बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा HCl का? इस सवाल में इक्विवेलेंट वेट होगा 36.5 अपॉन 3/7, एंड दैट इज 36.5 into 7/3, दैट इज मोर देन 36.7, 36.5। कुछ समझ पाए मेरी बात को? यस सर। सब लोग पहले इत्मीनान से समझने की कोशिश करें, जहां तक समझ सकते हैं वहां तक समझें, जब लगे कि भाई ये अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मैं इस चैप्टर में, मैंने पहले ही बोल दिया, ये चैप्टर मुश्किल चैप्टर्स में आता है, और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल बातें, बट ये फिर भी बच्चों को तकलीफ देती। तो ठीक है, एक लेवल तक तो सीखना ही चाहिए, तो हम एक लेवल पर बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत मुश्किल बात। तुम अपने आप एक बार करके देखोगे, तुम चाहो तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता मैं तुम्हें एक सवाल और दे देता हूं, तुम अपने आप कोशिश करके देख लो 2 मिनट के लिए, अब शायद तुम में से कुछ लोग ये सवाल कर भी लें अपने आप। शौर्य पानी वानी पी ले बेटा, है तकलीफ हो रही? या ये सब तो सीखना ही है यार, है ना? ऐसा तो नहीं दीपांशु, ठीक है यार, ऐसा कुछ बम नहीं है यार, बोलो सीधा सीधा ये तो करना ही है हमें भाई, इस लेवल पे तो जाना ही चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ा ना। ठीक है सर, मेंस लेवल पर बड़ा लल्लू सवाल आता है तो ठीक है भाई, मेंस के बाद भी तो आगे काम है, मेंस की तैयारी करने का एम थोड़ा ना हमारा, हमारा तैयारी आईटी में जाने का है, तो आईटी में जाना है तो यार एडवांस लेवल पर ये चीजें दिख सकती हैं, हमें तो आनी चाहिए, है ना? चलिए एक एक सवाल तुमको देते हैं करने के लिए, करके देखो। हट अब पूछिए, हटा दे लगता है। बताओ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ HCl इन दिस रिएक्शन? सब लोग एक चीज मान लेना भाई, गलत करके मत आना, ये तो सब लोग मानते हो द इम्पैक्टर इज नॉट 1, यस सर। क्योंकि KMnO4 रिएक्ट कर रहा है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HCl क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सर एन फैक्टर 1 से छोटा आएगा सर, बात खत्म, ये तो कंफर्म।
बताओ कहां से। हाँ, ये दो इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तो यहाँ क्रोमियम +6 है, यहाँ +3, ये निकाल लोगे, यहाँ क्रोमियम +6 है, हाँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ +6 आया, यहाँ +3, तो +6 से +3 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज, वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, यहाँ आपने +6 कर दिया, नहीं गेन हो रहे ना 6 से 3, यहाँ 6 आया, +6 आ गया है ना इसको। और यहाँ ऐसे Cl है, यहाँ 2 Cl नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ है और यहाँ 0 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 है, ये 6 है, तो इसको 6 कैसे बनाओगे, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। गलत हो, नहीं गलत ही होगी ना। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 3 दूनी 6 Cl आ जाएंगे, है ना, और यहाँ 3 Cl2 आ जाएंगे, ये 3 Cl2 आ गए। अब गड़बड़ ये हो रहा है कि ये 6 Cl है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 Cl तो 6 Cl ये है, और पूरी इक्वेशन में देखो KCl भी है और CrCl3 भी है। जब तुम Cr को +3 को Cl लिखोगे तो CrCl3 लिखोगे ना, तो इस साइड ज्यादा Cl है, इस साइड कम Cl, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो और सही करने के लिए तुम्हें इसकी मदद लेनी पड़ेगी कि ये सही है हमारा K2Cr27, तो अगर ये सही है तो K 2 हो जाएंगे, K अगर 2 हो गए तो उससे Cl बैलेंस। आज ही बताना है भैया ये। सर n फैक्टर 3/7 अबे हर सवाल का 3/7 आएगा क्या? शायद निकला सर हमारा। नहीं, गलत है, ओके। तुमने वही छाप दिया दोबारा। नो नहीं सर। हाँ, तो इस बार मैग्नीज है, वहां क्रोमियम था, थोड़ा गलत हो गया। हर सवाल का 3/7 नहीं आएगा। एक बार फिर से करो बैलेंस, देखो मैं करा रहा हूँ, तुम्हें देखो एक बार। 5/8 5/8 कौन बता रहा है? शौर्य। बिल्कुल सही है, 5/8। देखो बस इतना लिख लोगे ना तो काम चल जाएगा। पता नहीं तुम ये लिख पाते हो कि नहीं। देखो ना, बड़ा आसान है यार। MnO4 -Mn+2 में जा रहा है, ये देखिए +2, तो आपने रिडक्शन का हाफ लिख दिया। और इसी तरह से Cl -Cl2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन का हाफ लिख दिया। अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक कर लीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 5 खा लिए। यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ पर एक ही 0 Cl है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5 वहां है, तो ऊपर वाले को 2 से, ये सब कर चुके हो कि नहीं यार? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो दोनों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2MnO4 बन जाएगा। 2MnO4 का मतलब क्या हुआ? 2KMnO4 प्लस 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 Cl मतलब 10 HCl। उधर आते हैं, 5 Cl2 आ गए प्लस 2 MnCl2 आ गए। 2 Mn+2 का मतलब MnCl2, और बच क्या क्या गया? एक KCl बच गया, एक पानी बच गया। बस अब आप देख लीजिए। पक्का एक चीज तुम्हें पहले से पता है, सर ये तो गलत है, सर इसमें सोचने की जरूरत नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि सर ये वो आदमी है जिसमें कुछ गड़बड़ भी होती है और नहीं भी होती है। ये तो पक्का गलत आएगा ही आएगा, और दिख भी रहा है यार। 10 Cl तुम्हारे पास है, राइट हैंड साइड में 10 Cl, तो Cl2 के पास है, और ये सब जो Cl है इनका क्या होगा? तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए सही से हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसके लिए हेल्प कौन करेगा? ये 2, क्योंकि ये सही है सर, ये सही है, तो K के आगे 2 होगा। K के आगे 2 होगा तो यहां 2 लगा देंगे। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में कितने Cl हो गए? 2 यहां से आए, 4 यहां से आए, और 10 यहां से आए, यानी 16 Cl। तो ये सर 10 HCl तो गलत है, इट शुड बी 16 HCl। नाउ बिल्कुल क्लियर है, 16 मोल्स ऑफ HCl, 10 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो फिर एक HCl की वजह से 10/16, that is 5/8. So the N factor of this HCl is 5/8.
इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मेथड होता है ना, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, ये आप रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक मेथड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सुना है कभी रिडॉक्स के अंदर 2 मेथड्स होते हैं? तो उन्हीं में से एक मेथड है ये। लेकिन इस मेथड की भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन सिर्फ उस आदमी के ऊपर लग रही है जिस आदमी के अंदर ऐसा एक भी एलिमेंट इन्वॉल्व है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी करती हो और रिटेन भी करती हो। बस आप समझ लीजिएगा गड़बड़ हो जाएगी, और अगर गड़बड़ हो गई तो ऐसे में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन उस हिट एंड ट्रायल में आपको हेल्प दूसरा वाला आदमी कर देता है, क्योंकि इस आदमी की बैलेंसिंग 2 में कोई गड़बड़ नहीं। 16 HCl ये ऐसा है ना, देखो 5 Cl2 है तो 10 हो गए Cl, और ये 2 Cl2 है तो 4 यहां से आ जाएंगे Cl। अरे यार इसमें क्या है, और इधर से 2 Cl और आ जाएंगे, यानी 2 4 और 10 16 Cl है। 16 Cl करने के लिए यहां क्या बैलेंसिंग लगाओगे? 16 HCl। राजीव समझ में आया बेटा? राजीव जिंदा हो? यस सर। हाँ समझ में आया? यस सर। आजाद? विकास? विनय? एक बार इनको दोबारा जरूर देखना, मतलब एक बार जब देखोगे ना तो क्लैरिटी आ जाए और तुम खुद ही समझ लोगे। इस तरह के 100 एग्जाम्पल नहीं है, यूनिक रिएक्शंस हैं। इन यूनिक रिएक्शंस के एन फैक्टर कैलकुलेशंस तुम्हें समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 100 एग्जाम्पल आ जाएंगे ना, बड़े यूनिक डिस्प्रपोर्शनेशन से रिलेटेड बातें हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी इस तरह का सवाल आए तो आप जल्दबाजी में आंसर 1 लिख के मत आइएगा। आप इत्मीनान से पहले रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, और बैलेंस करने का बड़ा अच्छा तरीका ये। लेकिन अब तुम कहोगे सर ये क्या तरीका है, इसमें भी गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो है, लेकिन वो गड़बड़ बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है ना, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग सही आ जाती है। इसकी बैलेंसिंग सही आ जाएगी तो आपको पोटेशियम का पता चल गया। पोटेशियम का पता चल गया तो यहां आपने 2 KCl लगा दिया। जब 2 KCl लगा दिया तो आपके Cl पूरे बैलेंस हो गए, और Cl आते ही राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के Cl को बैलेंस कर लेंगे। पानी आपको हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेगा। अगर 16 HCl है तो 16 H लाने के लिए 8 पानी लगा दीजिए, हो गई रिएक्शन बैलेंस। ये जो बच्चा नया आया था भाई, वो आगरा वाला, माही के लेफ्ट साइड वाला, समझ में आया दोस्त? थोड़ा सा एक बार घर में देखना पड़ेगा। माही समझ में आया? दीपांशु एंड फैमिली? सर हो गया सर। वो फैमिली बगल वाला समझ में आया? कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर मूल कॉन्सेप्ट। ये देखिए कौन सा मूल, कौन सा मूल कॉन्सेप्ट है ये? सर पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 चल रहा है। कौन सा, इसका नाम क्या है? सर वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब जाग रहे हो तो हमने सो रहे हो, ऐसे हमने तुम्हें ऐसी जगह दिया, देखा? हमने तुम कहीं ऐसा ना हो चैप्टर का नाम बताओ सर केमिकल काइनेटिक्स लगती है, लग रहा है केमिकल काइनेटिक्स चल रही है। बहरहाल तो ये समझ में आ गया। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि चलिए ठीक है भाई, एन फैक्टर निकाल लेंगे, चाहे जैसी भी रिएक्शन आए हम एन फैक्टर निकाल लेंगे। आगे बात करिए निकाल के करेंगे क्या, ये पढ़ा क्यों रहे इतनी बातें? तो देखो 2 बातें, एक तो इसमें ही सवाल बन जाते हैं, समझ लो, एन फैक्टर निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो वो एन फैक्टर के थ्रू, एक तो यही सवाल बन गया। दूसरा पर्पस जो था, पर्पस क्या था हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का? एनालिसिस, रिएक्शंस की एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि बैलेंस इक्वेशन के थ्रू होती थी। आज आप कैसे करेंगे? तो सर वो तो आपने अभी भी नहीं बताया। एन फैक्टर निकाल के क्या उखाड़ लेंगे आप? एक ही काम तो कर लेंगे कि मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट्स तक पहुंच जाएंगे। यानी आप इतना काम कर लेंगे। चलिए हम 2-3 फॉर्मूले भी लिख लेते हैं ताकि आगे जब यूज हो तो दिक्कत ना आए। सबसे पहले मोल्स को एन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस सब्सटेंस के, तो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स पता चल जाते हैं। चलिए एक काम ये काम कर लेते हैं, और भी एक आध फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं। अगर मुझे इक्विवेलेंट्स किसी सब्सटेंस के किसी रिएक्शन में निकालने हो तो मेरे पास एक और तरीका है, उस सब्सटेंस के गिवन मास को आप उसके इक्विवेलेंट वेट से भी डिवाइड करके ये काम कर सकते हैं। जिस तरह से मोल्स निकालने के लिए गिवन मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया जाता है, उसी तरह से इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए गिवन मास को इक्विवेलेंट वेट से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा और क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि सर मैंने सुना है एक और कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। कोई नया नहीं है, हमने पहले ये बात नहीं की थी, आज हम ये बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। नॉर्मेलिटी किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। याद करो जरा, मोलारिटी क्या थी? मोलारिटी में ऊपर सल्यूट के मोल्स आते थे, बाकी नीचे वही होता था। यहां ऊपर सल्यूट के इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। सर इसका मतलब तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को आपस में लिंक कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं देखिए जरा, ये बताओ। इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू एन फैक्टर लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ। इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय, ये पूरी आपकी बकवास चल रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब जरा ये बताओ, ये क्या चीज है हमारा? इसको देखते हैं, ये क्या चीज? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या बन गया? मोलारिटी। और मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनडायरेक्टली क्या बन गई? नॉर्मेलिटी। यानी ये टर्म बन गई मेरी मोलारिटी। तो एक और फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया। वो फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मेलिटी अगर आपको कभी निकालनी पड़ जाए तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर करा जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट पर इसी जेईई मेंस के इसी सेशन में सवाल पूछा गया। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें थोड़े से ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां से समझ में आ रहा है और वो नया नहीं है। अगर मैं नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधे सीधे क्या निकल आएंगे? नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे सीधे क्या निकल आएंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ये भी एक तरीका। यानी मेरे कहने का मतलब है सॉल्यूट के इक्विवेलेंट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फॉर्मूले तैयार होते हैं। हम आओ ये एग्जांपल लेंगे, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि सर नॉर्मेलिटी जो होती है वो किसी भी सॉल्यूशन की, वो फिक्स नहीं होती। वो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के एन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई सॉल्यूशन लिया जा रहा है तो उस सॉल्यूशन का अगर एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो वो सॉल्यूशन मान लीजिए एसिड की तरह बिहेव करता है, तो उस सॉल्यूट का, उस एसिड का जो मोलारिटी होगी वो उसके एसिड वाले एन फैक्टर से लिंक होगी। और अगर यही सॉल्यूशन हमारा रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो जो सॉल्यूट का एन फैक्टर होगा वो उसकी नई नॉर्मेलिटी। यानी नॉर्मेलिटी किसी सॉल्यूशन की फिक्स नहीं होती, वो उस सॉल्यूशन के एन फैक्टर या सॉल्यूट के एन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो सॉल्यूशन एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एन फैक्टर कुछ और हो जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो एन फैक्टर कुछ हो जाएगा। लेकिन मोलारिटी सर फिक्स होती, क्योंकि मोलारिटी में मोल्स आते हैं और मोल्स सॉल्यूट के फिक्स होते हैं सर, उसका एन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी कभी मुझसे पूछा जाए कि क्या किसी गिवन सॉल्यूशन की मोलारिटी कभी भी बदल जाती है, तो हम क्या जवाब देंगे? बिना टेम्परेचर चेंज किए आप उसकी मोलारिटी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यह अलग बात है आपने चीनी और डाल दी, पानी और डाल दिया, तो ये तो बदतमीजी है सर। अगर सॉल्यूशन फिक्स हो गया तो उसकी मोलारिटी कांस्टेंट। लेकिन क्या उसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं सर। उस सॉल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट किसी और तरह से देख लीजिए, या वो सॉल्यूशन किसी और तरह से इन्वॉल्व हो रहा है। यानी उस सॉल्यूशन में सपोज HCl, ठीक, एक HCl का सॉल्यूशन, ठीक। अब आप ये बताइए, अगर HCl बेस से रिएक्ट कर रहा है तो इस HCl का एन फैक्टर 1 होगा? यस सर। तो ऐसे में उसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो इसकी मोलारिटी इंटू 1 से निकलेगी। यस सर। और ऐसा भी हो सकता है कि HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे जैसे अभी आ रहा था। यस सर। तो ऐसे में उसका एन फैक्टर 3/7 निकल के आ सकता है, 5/8 निकल के आ सकता है। तो इस वजह से उसकी नॉर्मेलिटी वो मोलारिटी से अलग तरह से निकल के आई। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा उसका एन फैक्टर उसी तरह से डिसाइड होगा, और उसके एन फैक्टर की वजह से उस सॉल्यूशन की मोलारिटी डिसाइड होगी। यानी किसी गिवन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी वो बदल सकती है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके इन्वॉल्वमेंट के नेचर की वजह से। लेकिन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन की मोलारिटी कभी नहीं बदलती, चाहे वो सॉल्यूशन HCl की तरह बिहेव, एसिड की तरह बिहेव करे, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, क्योंकि मोलारिटी सर मोल्स और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और मोल्स और वॉल्यूम का एन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम की बात पर, जिस चीज को लेके ये चैप्टर शुरू किया गया था। तुम्हें याद होगा मैंने ये कहा था सवालों में वैसे जनरली बातें मोल से स्टार्ट होती हैं, तुम्हें सबसे पहले इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ते हैं। तो अब सब लोग मेरे ख्याल से इस बात को एग्री करेंगे
सर आवाज नहीं आ रही है प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस सर। तो अब जैसे अब ठीक है सर, अगर हमने इक्विवेलेंस निकाल लिए तो क्या हो गया? मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किसी सवाल में रिएक्टेंट के मोल दे रखे थे, आपने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकाल लिए। करें क्या सर? एनालिसिस कैसे होगी? अब आता है वो दूसरा वाला हिस्सा जो बहुत आसान। इक्विवेलेंस निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना था जिसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। बस अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, आप इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो मैंने कहा भाई चलिए इस लॉ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम इस लॉ को दो लेवल पे लेके जाएंगे। एक पहला लेवल होगा जो कि जिस पर अच्छे सवाल बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। एक सेकंड लेवल होगा जिस पर एक बहुत अच्छे सवाल बहुत पहले मुश्किल पूछे जाते थे। ठीक, इधर कुछ सालों से उतने मुश्किल सवाल दिख नहीं रहे बिकॉज वो अच्छे सवाल बनाने में यूज होता है। तो हम उस लेवल पे भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए ये दो आदमी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपका मान लीजिए C बन रहा, ठीक, कि A और B आपस में रिएक्ट करके मान लीजिए C बनाते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है, मुझे बैलेंसिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंस ऑफ A दे मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ B एंड दे मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ C एंड दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सारे लोगों के इक्विवेलेंस आपस में बराबर होंगे जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब एक मिस इंटरप्रिटेशन क्या है जो जनरली बुक्स में दिया गया है या बच्चे समझते हैं, वो ये मानते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखिए तो ऐसे लग रहा है ना जैसे A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो किताब में क्या लिख देता है, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर। तो बच्चे के दिमाग में एक गलत क्या बात आती है कि मान लीजिए जब भी रिएक्टेंट दिए जाएंगे तो उनको आपस में बराबर कर देंगे, बस ना, ऐसा नहीं। मैंने अपना अलग स्टेटमेंट दिया था। मैंने ये नहीं बोला था कि रिएक्टेंट्स के बराबर होते हैं, मैंने ये बोला था जो भिड़ेंगे उनके बराबर, बस। कैसी बातें कर रहे हैं, दो है तो भिड़ेंगे ही, हाँ दो है तो भिड़ेंगे, समझो बात को। लेकिन अगर तीन होते तो सर, अरे तो तीन होते तो तीन भी भिड़ते, हाँ तीन भिड़ते, लेकिन तीनों आपस में नहीं भिड़ते। ये भी तो पॉसिबल है ना कि दो मिलके तीसरों को निपटाते। बात समझ लो, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि ठीक है सर, दो है तो इसमें आप दिमाग मत लगाइए सर, दो है तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना सर हम दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। अबे बात नहीं करोगे तो C कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हुआ दो है तो लड़ेंगे सर, दो लड़ेंगे तो दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर दो से ज्यादा हुए सर तो ऐसे में आपको अकल लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। फॉल्स। द इक्विवेलेंस ऑफ दोज रिएक्टेंट्स आर इक्वल जो आपस में रिएक्ट करने जा रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि A है, B है और C है, ये आपस में मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है, ठीक। अब ऐसे में मैं आपको खुद बता रहा हूं कि A मेरा एक एसिड, B मेरा एक बेस है और C भी मेरा एक एसिड। आप बताइए किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप क्या लिख के आएंगे? इक्विवेलेंस ऑफ A बराबर B बराबर C, जबकि तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि A के C के बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो रिएक्ट ही नहीं करते। एसिड एसिड थोड़ी ना चिपक जाएंगे। मेरी बात समझ लो कि नहीं? तो रिएक्शन कौन कर रहा है सर? ये दोनों मिलेंगे
और इसको निपटाएंगे, यानी दोनों एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? बेस से। क्लियर है ये? तो जो इक्विवेलेंस का लॉ बनेगा वो क्या बनेगा? इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सी, दे मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी। दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बताओ, समझे बात? अगर दो हैं तब तो ठीक, दो से ज्यादा हुए, अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो आप ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबल है। एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं ए, बी और सी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। और आप किताब के चक्कर में पड़े हुए ए बराबर बी बराबर सी। क्या बदतमीजी है? जो आदमी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस करेगा, जो और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी रिड्यूस करेगा। तो जब दोनों रिड्यूस करेंगे तो रिएक्ट कैसे करेंगे? किससे करेंगे? सर मिलकर इसको निपटाएंगे। बताओ, समझे बात को? यानी इस बार भी जब आप लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस equivalence of B is equal to equivalence of C. This is law of equivalence, and that must be equal to the equivalence of product. बहुत सिंपल है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इस कॉन्सेप्ट पर जेई में सवाल एक दो बार बहुत पहले पूछा गया था, एंड दैट इज एक ऊपर का अच्छा लेवल। ठीक, तो हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक सीधी बात करना चाह रहे हैं कि सर मान लीजिए मुझे एन फैक्टर निकालना आ भी गया तो मैंने कर क्या लिया? कर ये लिया कि एन फैक्टर निकालते ही आपको उस सब्सटेंस के उस रिएक्शन में इक्विवेलेंस का पता चल जाएगा। इक्विवेलेंस का पता चलते ही आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाकर खटाखट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, कोई बैलेंसिंग नहीं चाहिए। अभी एक आधा एग्जाम्पल दिखाते हैं, उससे समझ में आ जाए। बताओ, यहां तक समझ में आई बात? यस सर। यस सर। निहारिका ठीक है ये? ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं जिससे हमने। हाँ सर, अगर प्रोडक्ट मतलब दो हो तो उसके इंडिविजुअली इक्वल होगा? हाँ, वो इंडिविजुअली इक्वल होंगे। वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, प्रोडक्ट के एनालिसिस इस तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट के एनालिसिस पूछेगा ना तो फिर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को इसी तरह से अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि अब तुम समझो ये कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, मतलब ये भी, इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप हर सवाल में ये नहीं कर पा रहे। बट ये कि फिर भी ठीक है कि अगर आपको लगता है कि बैलेंस इक्वेशन का आइडिया नहीं है तो भी आप काफी हद तक एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे जिस तरह की एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए वो मुझसे ये कहे कि भाई देखिए एक रिएक्शन है, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ। अब लेकिन तुम्हें क्या क्या याद होगा तुम्हें ये देखना पड़ेगा। FeC2O4 कंज्यूम्ड during its complete oxidation with 2 moles of KMNO4। ये सवाल एक्चुअली आईआईटी में पूछा गया था इन एसिडिक मीडियम। ये सवाल आपको बताना है कि आयरन ऑक्सलेट के कितने मोल कंज्यूम होंगे 2 मोल KMNO4 के साथ जब रिएक्शन होगी। तुम कहोगे अरे सर ये तो बड़ा सीधा सवाल है, एक रिएक्टेंट के मोल दे रखे हैं, दूसरे के मोल निकालने। सर आप मुझे रिएक्शन लिख के दे दीजिए, काम चल जाए। चलिए मैं आपको रिएक्शन लिख के दे देता हूं। अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दे दूं, क्या आपको ये रिएक्शन आती है लिखनी? मतलब सर इतना तो लिख ही सकते हैं ना, FeC2O4 जो है वो KMNO4 से रिएक्ट कर रहा है, इतना तो लिख ही देंगे। लेकिन क्या ये रिएक्शन है हमारी? इससे क्या होगा? इससे तो कुछ भी नहीं होगा सर। इससे क्या लिख देंगे आप? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कुछ नहीं कर पा रहे वो अलग बात, लेकिन मान लीजिए मैं आपको ये बता दूं कि यहां 5 है बैलेंसिंग में और यहां 3, मान लीजिए। आप बताइए अब ये सवाल इतने से हो गया कि नहीं? अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब आप बताइए ये सवाल पूरा हो गया कि नहीं? अब तो हो गया ना यार। अरे भाई 3 मोल 5 मोल से रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल 5/3 से करेंगे तो 2 मोल 10/3 से करेंगे। आ गया सवाल? बात समझ रहे हो कि नहीं? कैसे करा सर? ये तो बड़ा आसान है। आसान नहीं है, आसान इसलिए क्योंकि तुमने यहां क्या लिख रखा है? तुमने यहां 3 और 5 लिख रखा है। अब हटा देते हैं। अब बताओ 10/3 कैसे आएगा? और अब भी आ जाएगा सर, रिएक्शन लिख देते हैं बैलेंस। अबे तुम्हें रिएक्शन थोड़ा आती है, या आती हो तो लिख दो फिर। तो सर यही तो इस चैप्टर की यही तो दिक्कत है कि सर अगर रिएक्शन आती होती ना तो बैलेंस करके सवाल कर लेते। सर ये फर्जी सवाल है, पहले बहुत किए हमने, लेकिन रिएक्शन ही नहीं आती। अब आंसर 10/3 कैसे आएगा बताइए? अब भी आएगा, लेकिन अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आएगा। अब आपको अकल लगानी पड़ेगी कैसे। उसके लिए आपको वो सारी बातें पता होनी चाहिए जिनकी वजह से चैप्टर टफ माना जाता है, जो तुम भूल गए होगे। अब देखते किस किस को याद आ रहा है। क्या तुम ये बता सकते हो कि KMNO4 के 2 मोल दिए गए? ये सब लोग मानते हैं सवाल में इसके 2 मोल दिए गए?
सर चलिए ठीक, अब जरा समझना, क्या ये कह सकते हैं कि इसके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो 2 मोल्स इनटू n फैक्टर से निकल के आएंगे? यस सर और KMnO4 का n फैक्टर कितना है वो तो सवाल में दिया नहीं। सर दिया है ना, यही तो याद है हमें, यही तो याद करना था, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो मुश्किल है। क्या एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 5 होता है? कुछ याद आ रहा है? ये सब याद करोगे तो काम चलेगा, वरना ये चैप्टर मुश्किल था, मुश्किल है, मुश्किल ही रहेगा। सर जैसे सबको लगता है वैसे हमें भी लगेगा, लेकिन तुम्हें जो जो चीजें बताई गई अगर वो याद करते हो, ध्यान रखते हो, तो सब आसान है। याद है मैंने कहा था KMnO4 के तीनों मीडियम्स के n फैक्टर रटे होने चाहिए एकदम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर 5 था, लिखा है हमने कहीं? नहीं लिखा? क्या लिखा ही नहीं है ये? सेकेंड कैटेगरी का सॉल्ट देखो जरा सबसे पहले, उसमें क्या एग्जाम्पल लिया हमने? जैसा लिखवाया है सेकेंड कैटेगरी का KMnO4 का 5 होता ये लिखा तो है, तुमने तो एक ही का लिखा है। और एसिड और बेसिक मीडियम, बेसिक न्यूट्रल मीडियम, बेसिक में n वेक्टर 1 होता है बेसिक मीडियम में, और न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम में। अबे Alkaline हमने में लिखवाया है कि नहीं? तुम neutral, अपनी अकल मत बताओ। अल्कलाइन में माही 3 बताई, होता है, माही लिखवाया है कि नहीं? लिखा है सर। लिखवाया है तीनों मीडियम में माही लिखवाया हमने कल। यस सर, विक्रांत कह रहा है लिखा है, विक्रांत लिखा है ना यस सर, यस सर। तीनों मीडियम्स में? तो हमको लिखाया था पहले दिन जब हमें पहले पढ़ाया था, फर्स्ट अच्छा, बार तो पढ़ाया जिन था। लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लो यार, बड़ी अजीब बात। KMnO4 अगर Mn+2 में जाएगा, दिस इज एसिडिक मीडियम, और n फैक्टर दिखाई दे रहा है +7 से +2, 5 का चेंज, 5 n फैक्टर 5। KMnO4 फिर से अगर बेसिक मीडियम है तो Mn+6 में जाएगा, दिस इज तगड़ा बेसिक मीडियम, द n फैक्टर इज 1। और अगर KMnO4 लिया गया है और वो Mn+4 में जाएगा, ये न्यूट्रल मीडियम में ऐसी हरकत होगी या फिर वीक बेसिक मीडियम में? वीक बेसिक, यानी वीक बेसिक मीडियम हुआ या न्यूट्रल मीडियम हुआ तो KMnO4 का n फैक्टर 3 लिया जाए। और साथ में K2Cr2O7 के बारे में भी मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। K2Cr2O7 जनरली एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और वो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है, और K2Cr2O7 का n फैक्टर 6 निकल के आता है। ये चारों बातें हमें ध्यान रखनी, यानी KMnO4 एसिडिक मीडियम में अगर इन्वॉल्व है तो वो मैग्नीज +2 में कन्वर्ट होगा, उसका n फैक्टर 5 आएगा। अगर वही KMnO4 बेसिक मीडियम में इन्वॉल्व है तो n फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि मैग्नीज +6 में कन्वर्ट होगा। और अगर वही KMnO4 न्यूट्रल या फेंटली बेसिक मीडियम में इन्वॉल्व है, अल्कलाइन मीडियम में इन्वॉल्व है, तो उसका n फैक्टर 3 निकल के आएगा, क्योंकि मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट होगा। चौथी बात, K2Cr2O7 जनरली एसिडिक मीडियम में ही इन्वॉल्व होता है और +3 में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से उसका n फैक्टर 6 निकल के आता है। ये चार बातें हमें ध्यान रखनी। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर ले भाई इस बात। हाँ 3, हाँ इनफैक्ट 3, 7 से 4 जा रहा है ना, 7 से 4, 3 करते हैं। अच्छा ठीक है, यानी अब इस सवाल में क्या हमें पता है कि कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। तो इसका n फैक्टर 5 होगा। n फैक्टर 5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 10 आएंगे, ये 10 क्या है? इक्विवेलेंस किसके? KMnO4 के। सर रिएक्शन के लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली जितने हमारे उतने आपके, तो इसका मतलब सर आपके भी 10। बताओ ठीक है? ठीक है सर, आपके इक्विवेलेंट्स तो ना निकालने हैं, आपके मोल निकालने हैं। अरे तो इक्विवेलेंट से मोल तक जाने के लिए किससे डिवाइड करोगे? n फैक्टर से। इक्विवेलेंट मोल से इक्विवेलेंट्स आने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट से मोल जाने के लिए FeC2O4 के n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। आगे आंसर बताओ, समझ में आया? यस सर। खत्म हो गया। अब जो आता है, जो पढ़ता है उसको पता है, जो नहीं पढ़ा उसको कुछ नहीं पता। कोई बताएगा FeC2O4 का n फैक्टर क्या है और कैसे निकलेगा? किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। क्या होगा? सबसे पहले आयरन तो पक्का +3 में जाएगा, CO2 और CO2 बनेगी। चेक करो, इसका n फैक्टर 3 आएगा। कर चुके हो तुम ये वाला सवाल। 2 से 3 1 का चेंज, कार्बन 3 से 4 1 का चेंज, 2 कार्बन की वजह से 2 का चेंज, 1 और 2 3, सो n फैक्टर इज 3। इसका मतलब डिवाइड किससे करेंगे? तो 10 मेरे इक्विवेलेंट से n फैक्टर 3 था, मेरे मोल कितने आ गए? 10/3 वही आ गए जो बैलेंस इक्वेशन से आते। लेकिन आराम से, अब तुम ये बताओ, जिसको सारी चीजें पता हो उसके लिए ये सवाल, ये मोल वाले सवाल से ज्यादा आसान नहीं है। आसान, जिसको सारी चीजें पता हो खट से कर देगा।
मुश्किल क्यों है ये चैप्टर मुश्किल क्यों है सर? क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? KMnO4 का फैक्टर सर, ये FeCO4 का कैसे निकलेगा, कौन कन्वर्जन, बस यही दर्द है। जिसको ये चीजें क्लियर है वो फटाफट सवाल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है सर इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, कोई ड्रामा नहीं करना, हमारे और आपके बराबर, बस बात खत्म। कुछ समझ में आया? किसी को कोई चीज पूछनी है इसमें? दीपांशु क्लियर है बेटा? विक्रांत पूछना चाह रहा है कुछ? नो सर, नो सर। और सवाल दें इसमें, एक छोटा सा और करें? यस सर। चलिए एक छोटा सवाल और ले लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर सवाल। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ, उल्टा कर लेते हैं, KMnO4 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग complete oxidation of 0.5 moles of ferric oxalate in acidic medium. अगर बैलेंस इक्वेशन होती तो कितना आसान हो जाता, नहीं है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे, बस जो जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए बस। Three. सर 3 में 5। सबका लगा रहा है 0.3। क्या क्या लिख सकते हैं? इतना तो लिख ही सकते हैं ना, ये मैग्नीज +2 बनेगा, Fe+3 में रह जाएगा और CO2, इतना तो लिख ही सकते हैं आप, लेकिन इससे बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन। ठीक, मतलब हमारा एन फैक्टर का काम चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरिक ऑक्सलेट। बस अब आपको फेरिक ऑक्सलेट के मोल्स दे रखे हैं, तो KMnO4 के जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो होंगे मोल्स कितने हैं? 0.5, और फेरिक ऑक्सलेट का एन फैक्टर होगा 6, तो यानी 3 मोल। यानी KMnO4 इक्विवेलेंट्स की जो होंगे वो 3 होंगे, तो मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ KMnO4 होंगे 3/5, 3/5, 0.6। अब इसमें तुम अब देख लो क्या मुश्किल है। मुश्किल वही है जो घर में नहीं रिवाइज कर रहे हैं ना, उनको मुश्किल लगेगी। फेरिक ऑक्सलेट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? अरे भाई आयरन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन ऑक्सलेट तो CO2 में जा रहा है। तो तुम्हें कल भी बताया था मैंने कि कार्बन +3 +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 से 4, 1 का चेंज 1 कार्बन की वजह से, और 6 कार्बन, तो एन फैक्टर कितना हुआ फेरिक ऑक्सलेट का? 6। और KMnO4 का कितना हुआ? 5, क्योंकि एसिडिक मीडियम है।
अब क्या करेंगे सर, इसके मोल दे रखे हैं, इसके मोल को इसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, इसके इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। वही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, KMnO4 के। KMnO4 के एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, KMnO4 के मोल आ जाएंगे। 2 मिनट का काम है, कुछ करना ही नहीं। एक बार सब लोग समझ के देखो भाई। निहारिका, तुमने 3 कैसे बताया था भाई? हाँ, वो 3/5 ही आता है। हाँ, और क्लियर है बेटा? यही बताया था। हाँ हाँ सर, शाबाश। दीपांशु ठीक है? हो गया। आगे माही, Yes, sir. विक्रांत, यस सर। राजीव, आजाद। यस सर। ठीक, तो इसको करना है यार, मतलब ये आज इतना ही करेंगे, मतलब मैं अब और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तो आज इतना ही करते हैं। कल की क्लास, जो अगली क्लास होगी, इसमें थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पुराने जितने भी एन फैक्टर कैलकुलेशंस के मेथड्स वगैरह हैं वो सब कर डालो, एक बार रिवाइज कर डालो, ठीक है ना? वरना फिर फायदा नहीं है, ये बार बार वही सब चीजें आती रहेंगी और मैं बार बार करा के तो दिखाऊंगा नहीं। मतलब अब तो तुम्हें इतना क्लियर होना चाहिए, हाँ सर KMnO4 का तो 5 होगा, फेरिक ऑक्सीलेट में ऑक्सीलेट CO2 में चला जाएगा, मतलब इतनी क्लैरिटी आ जानी चाहिए, आप घर में उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। तो कल जो है इसी के ऊपर और नेक्स्ट लेवल पर भी मूव करने की कोशिश करेंगे, और फिर एक टाइट्रेशन वाला पोर्शन भी इसी के अंदर डिस्कस करके, डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन, जिसमें इंडिकेटर थ्योरी वगैरह सब आएगी, वो फट इसी में करके इसको खत्म करें, ठीक है ना? तो कल इसको सब लोग रिवाइज कर लें सही से, ताकि आगे चीजें आसान लगे। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर।